अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट के बारे में। ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट का टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात की थी और चैप्टर नंबर 3 में जो है हमने तमाम टॉपिक्स को कवर किया था। अभी इससे पहले हमने जो है ऑडिट की डेफिनेशन और उसके अलावा कुछ और जो डिटेल्स थी उनके बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट के बारे में। क्रोनोलॉजी क्या है जी? किसी भी चीज़ की लाइफ में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं इवेंट्स के, ठीक है। जैसे इंसान की अगर बात करें, उसकी पैदाइश का मरहला है, फिर उसके बाद जनाब शीर ख्वार बच्चा, फिर लड़कपन, फिर नौजवान, फिर बुढ़ापा और फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं उसकी लाइफ के। इसी तरह से जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वक्त के साथ साथ वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑडिट करता है। और ये जो इवेंट्स जो ऑडिट करते हुए जिन इवेंट्स को ऑडिटर जो है वो फॉलो कर रहा होता है उसको जो हम क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ ऑडिट जो है वो कंपनी टू कंपनी ज़्यादा वेरी नहीं करती और कंपनी का साइज़ चेंज होने से उस पर ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो अभी हम बात करेंगे कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करता है और वो स्टेप्स क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट कहलाते हैं। चलते हैं जी सबसे पहली हेडिंग की जानिब। सबसे पहले ऑडिटर जो है वो ऑडिट का स्कोप डिसाइड करता है। स्कोप का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है वो जिस इदारे में जा रहा है उस इदारे की टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में ऑडिट करने के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, कितना जो है टाइम लगेगा, किस डिपार्टमेंट में हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको ऑडिट करना है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी है, ठीक है, पार्शियल ऑडिट करना है, कंप्लीट ऑडिट करना है। ये तमाम चीज़ें हम स्कोप में डिसाइड करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर एन ऑडिटर डिटरमिन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फॉर्म्स अ स्ट्रेटजी टू कंडक्ट द ऑडिट। अब जब स्कोप ऑडिटर डिसाइड कर लेता है, टाइम डिसाइड कर लेता है, मैन पावर डिसाइड कर लेता है और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर उसके पास एक पूरा प्लान आ जाता है। वो प्लान जो है उस प्लान की बेस पर जो है ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप करता है। तो इसमें ओवरऑल ऑडिट वर्क जो है उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। सेकंड हेडिंग है जी इंटरनल सिस्टम एग्जिस्टेंस की। अच्छा, इंटरनल सिस्टम भी इसको कहा जाता है, इसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इस स्टेज में इदारे के सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और इंटरनल कंट्रोल को देखता है, उसको देख के समझने की कोशिश करता है। वो ये भी देखता है कि इदारे में डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, उनका फ़्लो क्या है, पहले कौन बंदा फ़ाइल को देखता है, फिर दूसरे नंबर पर कौन बंदा उस पर अपने इनिशियल सिग्नेचर देता है, थर्ड नंबर पे कौन उसकी फ़ाइनल अप्रूवल देता है। तो इसमें ऑडिटर अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करता है ताकि वो समझ सके। देखें, ऑडिटर समझेगा तो चेक करेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन। जो ऑडिटर ऑब्ज़र्व करता है, ऑडिटर उस चीज़ को लिखता जाता है, रिकॉर्ड कर लेता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज के ऊपर। At this stage, the auditor prepares a comprehensive record of the system in organization under audit. देखें जी, थर्ड स्टेज में ऑडिटर सारी चीज़ों को जो जो उसने ऑब्ज़र्व की होती हैं लिख लेता है, नोट कर लेता है। कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस बंदे की ड्यूटी क्या है, कौन बंदा किसको रिपोर्टिंग है, किस बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑडिट में उसको जो है वो असिस्ट कौन करेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे ऑडिटर को सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को वैल्यूएट करने में मदद मिलती है। अगर सिस्टम बेहतर हो तो फिर ऑडिटर जो है वो इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर आगे जाकर रिलाय कर सकता है, भरोसा कर सकता है। अच्छा, अब एक है सिस्टम इन रिकॉर्ड, यानी कि ऑडिटर ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की या जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी गई वो है सिस्टम इन रिकॉर्ड, कि जी फ़लाँ बंदे की फ़लाँ ड्यूटी है, उसने इन रूल्स को फॉलो करना है। वो उन चीज़ों को कंपेयर करता है एक्चुअल हैपनिंग के साथ। This stage matches the system in operation and system in record. It is very crucial step which matches the actual facts and figures with recorded facts and figures. यानी इसमें जो आपके एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको आपके रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। आप स्क्रीन पे साथ साथ देखते रहिएगा। वॉक थ्रू टेस्ट इज़ यूज फॉर द मैचिंग पर्पस। ऑडिटर जो है वो इदारे में जो है एक सरसरी सा जायज़ा लेता है चीज़ों का, और उसकी बेस पर जो है वो देखता है कि रिकॉर्ड में जो चीज़ें हैं और एक्चुअल जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद एवेलुएशन है। इसमें ऑडिटर सिस्टम्स की रिलायबिलिटी को चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना रिलायबल है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। और इसी तरह से जितना सिस्टम रिलायबल होगा, ठीक है, उतना हम उसको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल सिस्टम कंप्लाइंस फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंप्लाइंस में ये है, इसमें ये देखा जाता है कि कंप्लाइंस किसकी होती है। कंप्लाइंस कहते हैं रूल्स को फॉलो करना। इसका मतलब है देखा जाता है कि इदारे में जो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं और कंपनी के लोगों ने, इदारे के लोगों ने उन अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया, फुलफ़िल किया, कंप्लायंस किया या नहीं किया, माना या नहीं माना, अमल किया या नहीं किया। इस टेस्टिंग की मदद से हमें इदारे की वीकनेसेस का पता चलता है, ठीक है, और इसकी बेस पर ऑडिटर जो है जो ऑडिटर ये रिकमेंडेशंस भी दे सकता है इसकी बेस पर, जिससे कंपनी को अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, ठीक है। और इसी में कंप्लायंस की बेस पर ही ऑडिटर जो है वो फर्दर भी देख सकता है कि उसने काम कितनी डेप्थ में करना है, ठीक है, सैम्पल साइज़ को बढ़ाना है या कम करना है। एक बात और याद रखिएगा, ऑडिटर 100% तमाम आइटम्स को नॉर्मली चेक नहीं करता, बल्कि वो सैम्पल की बेस पे काम करता है। वो सैम्पल को चेक करता है और उसकी बेस पर अपना जो है एक अपनी ओपिनियन देता है। अच्छा, इसके बाद जो है ऑडिटर जो है वो अपनी एक इंटरम रिपोर्ट बनाएगा जिसमें इदारे की वीकनेसेस लिखी गई होंगी और ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है, ठीक है। यानी एन इंटरम रिपोर्ट ऑफ द सिस्टम इज प्रिपेयर्ड एट दिस स्टेज। द रिपोर्ट में बी कन्वेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट। यानी ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजी जाती है रिकमेंडिंग पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, कि अगर कोई इम्प्रूव सजेशंस होती हैं बेसिकली इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। सब्सटेंटिव टेस्ट। अच्छा, इस स्टेज में ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथनेस एंड फेयरनेस, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, 10 रुपये खर्च हुए तो 10 रुपये लिखे। और फेयरनेस का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त रूल्स को फॉलो किया गया, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ही टेस्ट द सब्सटेंस बिहाइंड ईच असर्शन बाय द मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने जो जो एंट्रीज पास की होती हैं उनके पीछे जो सबूत हैं, ऑडिटर उन सबूतों को चेक करता है। अच्छा, किसी भी ट्रांजैक्शन का जो सबूत होता है ना, वो उसके वाउचर्स होते हैं, उसके अदर रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी ख़रीदी है तो उस मशीनरी को ख़रीदने के लिए आपने अप्रूवल ली होगी, फिर जब आपने उसकी पेमेंट की तो आपके पास उसका पेमेंट की रिसीट आई होगी, आपके पास उसका वारंटी कार्ड आया होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद जी एरर एवेलुएशन की बात करते हैं। तो ऑडिटर जो है वो चेक करता है
कि जो इदारे में एरर्स और इरेगुलरिटीज़ हुई उनके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। दो तरह के जो जितने भी इश्यूज़ हैं, एरर्स वगैरह, उनके दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉरी, एक उनके मटेरियल इफ़ेक्ट्स होते हैं और दूसरे इमटेरियल इफ़ेक्ट्स। मटेरियल इफ़ेक्ट का मतलब अगर किसी एरर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा हो, वो बहुत बड़ी जो है वो मिस्टेक हो, तो फिर वो मटेरियल कंसीडर होती है, और अगर वो ज़्यादा कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है वो इमटेरियल कंसीडर होती है। ठीक है। रिव्यू में ऑडिटर जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे गए उनको वो दोबारा चेक करता है, रिव्यू करता है। ठीक है। और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको टैली करता है। ठीक है। और उसके अलावा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रेंड्स वगैरह भी चेक करता है। उसके बाद जो है ऑडिटर एविडेंस की बेस पर, ऑडिटर को जो एविडेंस सबूत मिले होते हैं, ऑडिटर देखता है वो सबूत सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट है, मतलब वो काफ़ी हैं वो सबूत। अगर वो सबूत काफ़ी हों तो एन ऑडिटर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑडिट रिपोर्ट, तो उन सबूतों की बुनियाद पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है और शेयर होल्डर्स को जमा करवा देता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है मतलब जितने और उसमें जो है उसमें वो रिलायंस करता है अंडरलाइंग ऑडिट के, वो ऑडिट में के दौरान जो उसको एविडेंस मिले, सबूत मिले, वो उनकी बुनियाद पर एक रिपोर्ट बना के तो जो है वो जमा करवा देता है। और फिर जो ऑडिट रिपोर्ट है और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मिला के एक फ़ाइनल रिपोर्ट बन जाती है, और वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो आगे फिर फर्दर जो है वो डिफरेंट जगहों पे स्पेशली प्रॉस्पेक्टस में जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जी ये थे स्टेप्स या क्रोनोलॉजी ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने ऑडिट के स्टेप्स पढ़े। आपसे पेपर में वो पूछ ले स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट, क्रोनोलॉजी ऑफ ऑडिट, सीक्वेंस ऑफ ऑडिट, तो आपने ये वाला आंसर जो है ये लिख देना है। आपने लाजमी जो है बुक्स सॉरी आपने बुक से लाजमी इसको रीड आउट करना है। एक दफ़ा रीड करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, बुक को हाईलाइट करें, बुक पे निशान लगाएं, उसके बाद इसको नोटबुक ओपन करें और नोटबुक ओपन करके नोटबुक में इसको आप जो है वो अच्छे से नोट करें। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बना लें, इसकी हेडिंग्स का स्ट्रक्चर बना लें ताकि पेपर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।